हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10। ठीक, देखिए हमारे पास है क्या। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2024। क्या बोर्ड एग्जाम 2024 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान के लिए जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे केवल आज इस वीडियो में हम देखेंगे केवल जीव विज्ञान के। देखिए जीव विज्ञान के, ठीक फिर बच्चों, जीव विज्ञान के पूरे चैप्टर के जो है, ठीक है, पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। किसके लिए? तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। तो आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पाचन, और ऑप्शन बी दे रखा है क्रमांकुचन, और ऑप्शन सी दे रखा है परिसंचरण, और ऑप्शन डी दे रखा है अवशोषण। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी क्रमांकुचन। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिक मात्रा में ग्लूकोज जिस रूप में संग्रहण होता है वह है। तो जो ग्लूकोज है वह अधिक मात्रा में किस रूप में संग्रहण होता है वह है, वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि ग्लाइकोजन, और ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटीन, और ऑप्शन सी दे रखा है वसा, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। ठीक, यही क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे क्या कि जठर रस में, अगला हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न, कि जठर रस में निम्नलिखित में से कौन, ठीक प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है। जो जठर रस होता है उसमें से कोई एक नहीं पाया जाएगा। इसमें से कौन सा जो है वह एक नहीं पाया जाएगा? देखिए ऑप्शन ए हमारे पास पेप्सिन, और ऑप्शन बी दे रखा है रेनिन, और ऑप्शन सी दे रखा है ट्रिप्सिन, और ऑप्शन डी दे रखा है जठर लाइपेज। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो ट्रिप्सिन है वह जठर रस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे क्या एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वही हमसे पूछ रहा है कि एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है तो क्या करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोटीन्स पर, किस पर करता है? प्रोटीन्स पर। दूसरा दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स पर, और तीसरा दिया है वसा पर, और यहाँ पर देखिए डी दे रखा है हमारे पास लवण पर। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पर। तो एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास टाइलिन, ऑप्शन बी दे रखा है म्यूसिन, ठीक, और ऑप्शन सी दे रखा है इंसुलिन, और ऑप्शन डी दे रखा है ग्लाइकोजन। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन, जो भोजन के मंड को किस में परिवर्तित करता है? शर्करा में। ठीक है, आइए अब चलते हैं, हम देखेंगे छठवें क्वेश्चन को। देखिए हमारा छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास दे रखा है किण्वन से, ऑप्शन बी दे रखा है आक्सी श्वसन से, और ऑप्शन सी दे रखा है अनाक्सी श्वसन से, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या? इन सभी से। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाक्सी श्वसन से जो है हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए हम देखेंगे कि सातवां प्रश्न, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। जो फेफड़ा हमारे पास है उससे शुद्ध रुधिर किस में आता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है दाएं नीलय में, ऑप्शन बी दे रखा है दाएं अलिंद में, ऑप्शन सी दे रखा है बाएं नीलय में, और ऑप्शन डी दे रखा है बाएं अलिंद में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद में। यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है वह किस में आता है? बाएं अलिंद में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए आगे हमारे पास प्रश्न 8 है कि रुधिर दाब मापा जाता है। तो रुधिर दाब किस में मापा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है थर्मामीटर, और ऑप्शन बी दे रखा है महाशिरा, और ऑप्शन सी दे रखा है
गैल्वेनोमीटर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी में है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में है इस स्फिग। ठीक प्यारे बच्चों, स्पिग मोने मोनैमोमीटर है। ठीक प्यारे बच्चों, मोमैनोमीटर, स्पिग मोमैनोमीटर से। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिग मोमैनोमीटर से जो है ब्लड यानी दाब जो है हमारे पास नापा जाता है। ब्लड का दाब जो है स्पिग मोमैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक, यहाँ तक है आप लोग समझ में। और ऑप्शन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है तो कौन है। ऑप्शन ए दे रखा है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन सी दे रखा है वाष्पोत्सर्जन, और ऑप्शन डी दे रखा है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है तो किससे किससे होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला है जड़ में, और ऑप्शन बी दे रखा है पत्ती में, और ऑप्शन सी दे रखा है तने में, और ऑप्शन डी दे रखा है फूल में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती में जो है भोजन का निर्माण होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से देखेंगे हम प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, किससे निकलती है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी दे रखा है जल से, ऑप्शन सी दे रखा है वायु से, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी दे रखा है पर्णहरित के विघटन से। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जल से जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक, यही कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जल से। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है तो कौन सा होता है। तो विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप सॉरी बच्चों, ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखेंगे 13। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है तो किसमें होता है। ऑप्शन ए माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी दे रखा है क्या पेराक्सीसोम्स में, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या लाइसोसोम्स में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में जो है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है, किसमें क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी जो जितने क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अवश्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 14 हम देखेंगे क्या कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं तो क्या बने होते हैं। तो देखिए जीवाणु, ऑप्शन ए में दे रखा है जीवाणु, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में दे रखा है क्या विषाणु, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या प्रायांश। ठीक, प्रायांश। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विषाणु। ठीक, ऑप्शन सी विषाणु जो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के क्या होते हैं बने होते हैं। अब देखेंगे हम 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि दाएं नीलय से अशुद्ध रक्त आता है। जो दायां नीलय है हमारे पास उससे अशुद्ध रक्त आता है तो कहाँ पर जाता है, वही हमसे अशुद्ध रक्त आता है। दाएं नीलय में अशुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है फेफड़ों में, ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है हृदय में, ऑप्शन सी त्वचा में, ऑप्शन डी यकृत में। ठीक है बच्चों, तो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त आता है तो कहाँ से आता है, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ए फेफड़ों में। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फेफड़ों में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए हम देखेंगे 16वां प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना होता है सामान्य जो मनुष्य होता है उनके मस्तिष्क का भार क्या कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1000 से ठीक है 1100 ग्राम तक, और ऑप्शन बी में दे रखा है 1300 से 1400 ग्राम तक, और ऑप्शन सी में दे रखा है 900 से 1000 ग्राम तक, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1600 से 1800 ग्राम तक।
तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1300 से 1400 ग्राम का होता है। एक सामान्य मनुष्य का जो है मस्तिष्क 1300 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक, अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि मनुष्य में मेरु, ठीक है, तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है 21, और ऑप्शन बी में दे रखा है 26, और ऑप्शन सी में दे रखा है 31, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या? 36। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितनी होती हैं? तो 31। ऑप्शन सी 31 जो है मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, जोड़ी होती हैं 31 जोड़ी। ठीक, यहाँ तक है आप लोग समझ में? आइए चलते हम आगे। ठीक है, देखिए अब 18 में देखेंगे क्या कि किस हार्मोन्स, ठीक है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दे रखा है क्या? गैस्ट्रिन, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या? रिलैक्सिन, और ऑप्शन डी में दे रखा है एस्ट्रोजन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। ठीक प्यारे बच्चों, यानी शुगर, इसी को हम शुगर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 19 प्रश्न देखेंगे। 19वां हमारा प्रश्न क्या करे कि कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायता करता है? ठीक है, या सहायक है? क्या कह रहा है? सहायक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑक्सिन, और ऑप्शन सी में दे रखा है एप्सिक अम्ल, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन डी में दे रखा है एथिलीन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 20। ठीक है, कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित, ठीक प्यारे बच्चों, ताप नियंत्रित रखता है, यानी ताप को नियंत्रित रखता है? तो मनुष्य का के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ताप को नियंत्रित रखेगा? तो ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है डाइनोसिफैलान, ठीक प्यारे बच्चों, डाइनोसिफैलान, और डी इसमें दे रखा है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में? अब देखेंगे 21, प्रश्न संख्या 21। मादा लिंग हार्मोन्स है, मादा लिंग हार्मोन्स है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में दे रखा है एंड्रोजन, ऑप्शन सी में इंसुलिन, और ऑप्शन डी में इंड्रीनेलिन। ठीक, इंड्रेनेलिन। तो ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर, एस्ट्रोजन। ठीक, यहाँ तक है आप लोग समझ में? अब देखेंगे 22वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है ऑप्शन ए में दे रखा है मस्तिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी क्या दे रखा है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और ऑप्शन सी रीढ़ रज्जु के द्वारा, और ऑप्शन डी परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रीढ़ रज्जु के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रीढ़ रज्जु के द्वारा जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में? आइए चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए 23वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है संवेदना ग्रहण करना, और ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? उत्तेजनशीलता, और ऑप्शन सी है एंजाइम का संवहन, और ऑप्शन डी दे रखा है क्या? आपातकालीन स्थिति में शरीर को तैयार करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी उत्तेजनशीलता। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? उत्तेजनशीलता पैदा करना। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 24 कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक प्यारे बच्चों, सर्वाधिक विकसित होता है? तो हमारे पास क्या दे रखा है? डाइनसिफेलान, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या? अनुम मस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ठीक, और ऑप्शन सी में दे रखा है परम मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। इसमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परम मस्तिष्क, जो मनुष्य का सबसे सर्वाधिक विकसित भाग होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या होता है? सर्वाधिक विकसित भाग होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है फिरोमोन्स, और ऑप्शन बी में दे रखा है जिब्रेलिन, और ऑप्शन सी में हेपैरिन, और ऑप्शन डी में इंसुलिन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन हमारे पास जो है यह पादप हार्मोन्स है।
यही क्या है हमारे पास, पादप हार्मोन्स है। अब देखिए 26 देखेंगे कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है अमाशय से, ऑप्शन बी में दे रखा है यकृत से, ऑप्शन सी वृक्कों से, ऑप्शन डी अग्नाशय से। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय से। अग्नाशय से जो है इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 27, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है ऑक्सिन, ऑक्सिन, और ऑप्शन बी में दे रखा है जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन। ऑप्शन सी में दे रखा है एप्सिक अम्ल, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या, एथिलीन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिक अम्ल जो है पतझड़ हार्मोन्स है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए अब 28 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मेड्यूला, ठीक है बच्चों, मेड्यूला अब अब्लागेटा अब्लागेंटा नियंत्रण करता है। मेडुला अब्लागेंटा नियंत्रण करता है, तो क्या करता है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है ऐच्छिक क्रिया, और ऑप्शन बी में दे रखा है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करेगा, या ऑप्शन सी में प्रतिवर्ती क्रिया, और ऑप्शन डी सभी दैहिक क्रियाएं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी वृक्क, और ऑप्शन सी में दे रखा है यकृत, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास क्या, मलाशय। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क जो है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है मनुष्य का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगला क्या दे रखा है कि अगला प्रश्न यानी 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का वहन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमारे पास राइट आंसर है क्या, कि जल का वहन। ठीक, अब देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 31। ठीक, कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, किससे होती हैं, वर्धी वर्धी यानी कि कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी लैंगिक जनन द्वारा, और ऑप्शन डी में दे रखा है स्पोर यानी बीजाणु जनन या निर्माण द्वारा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लैंगिक जनन द्वारा जो होता है विभिन्नताएं जीवों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अब चलते हैं हम आगे 32वें प्रश्न को देखेंगे। तो 32वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। ऑप्शन ए बीजांड में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी, यहाँ पर सी बना लीजिएगा, ठीक, ऑप्शन सी पराग नलिका में, और ऑप्शन डी, इसे डी बना लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण कोश में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भ्रूण कोश में जो है पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, कहाँ पर, भ्रूण कोश में। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 33 प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनाता है, या बनाता है। ठीक फिर मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाता है, जो द्वितीय केंद्रक होता है वह निषेचित होकर क्या बनाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है बीज, और ऑप्शन बी में दे रखा है क्या, फल, और ऑप्शन सी में दे रखा है भ्रूण, और ऑप्शन डी में दे रखा है भ्रूण पोष। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भ्रूणपोष बनाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाता है, भ्रूणपोष। और ऑप्शन, अब देखिए, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 34। ठीक, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे क्या, कि फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो हम ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, मूल में, ऑप्शन बी फल में, ऑप्शन सी बीजांड में, ऑप्शन डी जायांग में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि बीजांड में जो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। और ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे प्रश्न संख्या क्या, 35, कि नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयुक्त होने को कहते हैं। ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी बीज का निर्माण, और ऑप्शन डी दे रखा है निषेचन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, निषेचन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 36 प्रश्न क्या कह रहा है कि निषेचन क्रिया होती है मादा के, यानी निषेचन क्रिया जो होती है मादा की कहाँ पर होती है, यानी अंडाशय में, ऑप्शन बी में दे रखा है गर्भाशय में, और ऑप्शन सी अंडवाहिनी में, और ऑप्शन सी योनि में। तो निषेचन की जो क्रिया होती है मादा के शरीर के
अंडवाहिनी में होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 37 नर युग्मक कहलाता है। ऑप्शन ए में अंड, और ऑप्शन बी शुक्राणु, और ऑप्शन सी बीजाणु, और ऑप्शन डी जीवाणु। तो नर युग्मक हमारे पास क्या है? शुक्राणु। ठीक, नर युग्मक जो है हमारे पास शुक्राणु है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए पुकेसर, और ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी अंडाशय, और ऑप्शन डी बीजाणु। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंडाशय। यही जो है फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है? फल में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में। यही चलते हम आगे। देखिए 39 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि परागण के तुरंत बाद की उपयुक्त क्रिया है, यानी परागण के बाद तुरंत बाद की, उसके बाद क्या होता है वही क्रिया हमसे पूछ रहा है। यानी कि ऑप्शन ए में दे रखा है फल निर्माण, ऑप्शन बी बीज निर्माण, ऑप्शन सी द्विनिषेचन, ऑप्शन डी भ्रूण परिवर्धन। ठीक, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द्विनिषेचन। परागण के तुरंत बाद हमारे पास क्रिया जो होती है द्विनिषेचन की होती है। ठीक, अब देखिए जनन की प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन ए कोशिका का पोषण, ऑप्शन बी कोशिका का जल अवशोषित करना है, यानी कि कोशिका का जल अवशोषित करना, और ऑप्शन सी है जीव का श्वसन करना, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोशिका का विभाजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 हम देखेंगे क्या कि परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। कितना युग्मक बनाता है? तो ऑप्शन ए 4, और ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 1। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2। ठीक, हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी 2 बनाता है। ठीक, यहाँ तक आप देखिए 42 मुकुलन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी लेशमानिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में जो है मुकुलन पाया जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह क्या है? एक विधि है, मुकुलन एक विधि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 43 हमारे पास क्या कह रहा है कि लघु बीजाणु पैदा होते हैं। लघु बीजाणु पैदा होते किसमें? तो यानी देखिए ऑप्शन ए पुमंग में, ऑप्शन बी जायांग में, ऑप्शन सी पुकेसरों में, ऑप्शन डी है जो है हमारे पास पराग कोश में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ऑप्शन डी पराग कोश में जो है लघु बीजाणु पैदा होते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे 44 द्विनिषेचन। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण है, यानी विशेष लक्षण है जंतुओं का अनावृत बीज पादप का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी बच्चों आवृत बीजी पादप का, और ऑप्शन सी अनावृत बीजी पादप का। तो ऑप्शन डी में हमारे पास सवाल का। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा किसमें? आवृत बीजी पादप का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हम आगे। देखिए 45 क्या कह रहा है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परागण। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर? ऑप्शन ए परागण। अब देखिए अनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो किसे? ऑप्शन ए अरस्तु को, ऑप्शन बी थ्रियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन सी मेंडल को, ऑप्शन डी लीनियस को। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल को जो है अनुवांशिक के जनक कहा जाता है। ठीक, अब देखिए पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी हुग्यो डी विरीज ने, और ऑप्शन सी में हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। अब देखिए 48 हम देखेंगे कि जीन बना होता है किससे? ऑप्शन ए आरएनए से, सॉरी बच्चों ऑप्शन ए डीएनए से, और ऑप्शन बी आरएनए, और ऑप्शन सी इन दोनों से, और ऑप्शन डी क्रोमोसोम से। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों, यानी कि आरएनए और डीएनए। ठीक, यानी डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर जो है हमारे पास जीन बना होता है। ठीक, अब देखेंगे हम 49 पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? सॉरी बच्चों पुरुष में कौन सा गुणसूत्र जोड़ा स्त्रीलिंग
निर्धारण करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है एक्स वाई और ऑप्शन बी में एक्स एक्स और ऑप्शन सी में डबल एक्स वाई और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक्स वाई जो है यह क्या लिंग गुणसूत्र निर्धारण करता है। ठीक, लिंग स्त्रीलिंग गुणसूत्र निर्धारण करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। ठीक है, हम देखेंगे प्रश्न संख्या 50। सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या हुआ है। ठीक है, सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी में दे रखा है 46 और ऑप्शन सी में दे रखा है 30 और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास 23। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी 46 होती है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, 46। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51। सामान्य पुरुष में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है तो हमारे पास कितनी होती है, तो ऑप्शन ए में 44 प्लस एक्स एक्स और यहाँ पर देखिए बी में दे रखा है 46 प्लस एक्स एक्स और यहाँ पर देखिए सी में दे रखा है 44 प्लस एक्स वाई और डी में दे रखा है 46 प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 44 प्लस एक्स वाई। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी 44 प्लस एक्स वाई। अब देखिए दे रखा है 52 कि जीव की उत्पत्ति का कारण है, क्या कारण है, तो ऑप्शन ए में स्वतः जनन और ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन सी रासायनिक, ठीक है, विकास और ऑप्शन डी में दे रखा है जीव ईश्वर की इच्छा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक विकास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, रासायनिक विकास। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन ए लामार्क और ऑप्शन बी डी ब्रीज और ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी डार्विन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी डार्विन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे 54। तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए में हमारे पास लामार्क, ऑप्शन बी में दे रखा है बिजमान और ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी मेंडल। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन है। अब देखेंगे हम 55, प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। ठीक, ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी चमगादड़ और ऑप्शन सी में दे रखा है खरगोश और ऑप्शन डी चिंपैंजी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बंदर। ठीक, अब चलिए चलते हम आगे। ठीक है, देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है इकोलॉजी, ऑप्शन बी में इथोलॉजी और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या कि पैलियोंटोलॉजी और ऑप्शन डी में दे रखा है बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर सी हो जाएगा क्या, पैलियोंटोलॉजी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पैलियोंटोलॉजी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे 57। मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं, कैसे होते हैं, तो ऑप्शन ए में अप्रभावी, ऑप्शन बी अपूर्ण प्रभावी, ऑप्शन सी संकर और ऑप्शन डी दे रखा है प्रभावी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रभावी। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे 58, हमारा प्रश्न है 58। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है 3 संबंधे 1, ऑप्शन बी में दे रखा है 1 संबंधे 2 संबंधे 1, सी में दे रखा है 2 संबंधे 1 संबंधे 2 और ऑप्शन डी में दे रखा है 9 संबंधे 3 संबंधे 1। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, अब देखिए हम चलते 59 प्रश्न पर। तो 59 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है स्मॉल डबल टी और स्मॉल, यहाँ पर देखिए बी में दे रखा है क्या कि एक बड़ा टी और एक छोटा टी, और ऑप्शन सी में दे रखा है एक छोटा टी है और एक बड़ा टी है, और ऑप्शन डी में जो दे रखा है दोनों क्या हैं, बड़े आ रहे हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों जो है बड़े आ रहे, यानी कि डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम प्रश्न संख्या 60 को देखेंगे कि
एक संकर क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है 2 संबंधी 2, ऑप्शन बी में 1 संबंधी 2 संबंधी 1 और ऑप्शन सी में 3 संबंधी 1 और ऑप्शन डी में 3 संबंधी 2। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 संबंधी 1। ठीक है, यहाँ तक आया आप समझिए। अब चलते आगे। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझिए। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 61। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या कि 1 और ऑप्शन बी में दे रखा है 2 और ऑप्शन सी में दे रखा है 3 और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास 4। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अपमार्जक का उदाहरण है। तो अपमार्जक का उदाहरण क्या है? हमारे पास ए दे रखा है गिद्ध, बी दे रखा है क्या तोता और सी हमारे पास दे रखा है बगुला और डी दे रखा है क्या कबूतर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गिद्ध जो है अपमार्जक का उदाहरण है। इसी तरीके से हम देखेंगे जीवाणु है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता और ऑप्शन सी अपघटक और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जीवाणु क्या होते हैं? तो ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा अपघटक। ठीक है, अपघटक होते हैं। और इसी तरीके से दिया है हमारे पास 64। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा और ऑप्शन बी पृथ्वी और ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी हमारे पास दे रखा है तारे। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूर्य। इसी तरीके से हम देखेंगे 65वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन बी में दे रखा है अजैव निम्नीकरणीय और ऑप्शन सी जैव उच्चीकरण और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, यहाँ तक आए आप लोग को समझ में। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिए 66 प्रश्न है। कौन सा जंतु खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो ऑप्शन ए में सर्प और ऑप्शन बी में दे रखा है छिपकली और ऑप्शन सी में दे रखा है हमारे पास बाज और ऑप्शन डी में चूहा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चूहा। ठीक, अब देखेंगे 67 ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है वायुमंडल में O3 की परत, ऑप्शन बी पृथ्वी पर पहुंचने वाला अवरक्त प्रकाश और ऑप्शन सी में दे रखा है वायुमंडलीय CO2 SO2 तथा सी में यानी CH4। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वायुमंडलीय CO2 SO2 तथा CH4। अब देखेंगे 68 ओजोन का अपक्षय होता है। ऑप्शन ए फ्लूओरोकार्बन्स द्वारा और ऑप्शन बी में दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा और ऑप्शन सी मीथेन द्वारा और ऑप्शन डी कीटनाशकों द्वारा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्लोरोकार्बन्स द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स द्वारा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पर क बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 69 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो हमारे पास राइट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन ए है घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी में दे रखा है घास बकरी तथा मानव और ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी और ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद कर लिए। आप इसमें इस प्रश्न के कौन सा आंसर करेक्ट होगा उसे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा अपने जो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।